जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कल से ये नया बुक स्टार्ट किया है, जो कि इसमें टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं। ये भी रुक्मणी पब्लिकेशन के ही हैं। और पहले हम लोगों ने एक बुक को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बिहार बीएससी के लिए महत्वपूर्ण था। और बिहार दरोगा वाला भी हम लोगों ने पहले एक बुक को कंप्लीट कर लिया है, एडिटोरियल पब्लिकेशन का। ठीक है, दोनों बैच के लिए नया नया बुक अब स्टार्ट हो गया है। दूसरा बुक स्टार्ट हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, कल हम लोगों ने इस बुक का एक सेट, एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सारा वीडियो अरेंज करके रख दिया गया है। आप लोग वहां से अपने तैयारी को जीरो लेवल से लेकर के अच्छे स्तर पर लेकर जाएं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएं। तो चलिए, अभी के क्लास में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि टेस्ट सीरीज है, विथ डिस्कशन के साथ देखेंगे। और चलिए आइए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। देखिए, खानवा का जो युद्ध है वह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और खानवा का युद्ध है जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बेटा? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और इसमें खानवा के युद्ध में बाबर जो थे वो विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, बाबर ने विजय प्राप्त किया था खानवा के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी की अवधि में के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। और औरंगजेब ने अपना राज अभिषेक 2 बार करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि कौन से सम्राट थे जो अपना राज अभिषेक 2 बार करवाए थे। तो औरंगजेब ने अपना राज अभिषेक 2 बार करवाया था। कब कब करवाया था? तो पहला जुलाई 1658 ईस्वी में। ठीक है, जुलाई 1658 ईस्वी में। और दूसरा कब करवाया था? तो जून, जो कि पहला जो करवाए थे वो आगरा में करवाए थे। ये भी नोट कर लीजिए कि जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा में करवाए थे। और दूसरा जो करवाए थे जून 1659 में, जून 1659 में, यानी कि 1659 में दिल्ली में करवाए थे। ठीक है, दोनों को बेटा नोट रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए कि औरंगजेब के गुरु कौन थे। तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे गुरु मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मुहम्मद हकीम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा हर एक टॉपिक को आप लोग नोट करते रहिएगा। अगर नोट नहीं करिएगा तो फिर आप लोग का तैयारी कमजोर होगा। ऐसे नहीं होगा ना कि सिर्फ आप लोग आइए सेट मारिए उसके बच जाइए, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए, उसको खुद से पढ़िए। आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री में दे दिया जाता है, टेलीग्राम से ज्वाइन करिए, फ्री में सारा पीडीएफ लीजिए। वहां पर जो भी यहाँ से आंसर नोट कर रहे हैं फिर से उसको मारिए, फिर मैच करिए कि कितना सही होता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का खिलाड़ी खेल कौन सा है? तो ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बेसबॉल जो है सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। कहां पर खेला गया था बेटा? तो इंग्लैंड में खेला गया था। कब खेला गया था? 1846 ईस्वी में खेला गया था बेटा। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था बेटा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 338। देखिए, अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 338 है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए, अनुसूचित जनजाति जो है आयोग का अनुच्छेद 338 ए में वर्णन है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338 ए में वर्णन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि पहला नंबर कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जो संबंधित है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो 338 में है। और यह यहाँ पर क्या बताएं कि जनजाति, फिर बताएं अनुसूचित जनजाति। आप लोग यहीं पर मिस्टेक खाते हैं और आप लोग फिर कमेंट में बोलते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित किस में है? तो अनुच्छेद 338 में है। और अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किससे है? तो 338 ए से है। जनजाति 338 ए और जाति जो है 338 से है। ठीक है, ये सब हर एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 267 के अनुसार, नोट करिए, अनुच्छेद 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। किस अनुच्छेद से? 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने का शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्यौहार जो है अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था और जहां पर बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। ठीक है, और नोट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और कब मनाया गया था? तो चलिए यहां पर आप लोगों के लिए लिख भी देते हैं। 26 जनवरी 1930 में बेटा पहली बार संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और नोट करिए कि दिसंबर 1929 में, कब? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, ठीक है, जिन्होंने भारत में एक आर्थिक योजना तैयार की, तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएस रॉय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, एमएस रॉय ने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की थी और 1945 में श्री एमएस रॉय ने जन योजना बनाया था। श्री एमएस रॉय जो है, इन्होंने 1945 में क्या बनाया था बेटा? तो कौन सा योजना बनाया था? तो जन योजना 1945 में एमएस रॉय के द्वारा बनाया गया था। और भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आरंभ की गई थी। पहली आर्थिक जनगणना कब आरंभ की गई थी बेटा? तो 1977 में आरंभ किया गया था। सारे पॉइंट्स को नोट करते रहिए बेटा और अपनी तैयारी को बहुत ही महत्वपूर्ण जोरों शोरों से करिए, जीरो लेवल से करिए और अच्छे स्तर पर जाकर के एग्जाम देकर एग्जाम क्लियर करिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो किस वर्ष में दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी 1992 में दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की मुख्य मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी बेटा भारत की मुख्य मिट्टी है और नाइट्रोजन और फास्फोरस जलोढ़ मिट्टी में ही कम पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है जलोढ़ मिट्टी में कम पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी होती है बेटा? तो जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी इसे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है हमारा कि बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो बारी दोआब जो है किसके बीच का क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास और रावी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है और दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ना, बारी दोआब, तो दो नदियों के जो बीच के भूमि होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं, उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। और आब का अर्थ इसमें क्या होता है? दोआब में बेटा देखिए यहाँ पर दोआब दिया गया है ना, दोआब में आब का अर्थ क्या होता है? तो आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, दोआब में आब का अर्थ होता है पानी। और देखिए कि दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। जिस तरह से जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ होती है ना, उसी तरह से दोआब मिट्टी भी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है और हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से जुड़ता है। हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह जो है समुद्र से जुड़ता है और हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, हुगली नदी को भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है। और देखिए कि हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे नगर बसे हुए हैं। हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे नगर बसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है हमारा कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंजाब। देखिए पंजाब भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादितों प्रदेशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंबाला। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर अंबाला शहर जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार बेटा असम में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोंगकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रोंगकर। देखिए रोंगकर त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है और रोंगकर त्यौहार जो है फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ठीक है, रोंगकर त्यौहार जो है फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जलोढ़ मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां जो कि गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। ठीक है, और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो किस योजना का संबंध बेटा वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है, यहाँ पर वित्त मंत्रालय से नहीं है पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को किया गया था। कब इसका शुरुआत किया गया था? तो 15 जुलाई 2015 को किया गया था इसका बेटा शुरुआत। और देखिए कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चालू किया गया था। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चालू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर जो है 28% है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 28% है। और भारत में वस्तु एवं सेवा कर की न्यूनतम दर जो है 0% है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की न्यूनतम दर कितनी है? तो 0% है। और सर्वोच्च दर इसमें पूछ रहा था, सर्वोच्च दर कितनी है? तो 28% है। और देखिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु का जो हम कराए थे, चौथा नंबर टेस्ट सीरीज कराए थे पिछले क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन है और उसमें हमने आप लोगों को यही आंसर बतलाया है। मगर देखिए वहां पर ये चीज नहीं पूछ रहा था कि जीएसटी की कब लागू किया गया था, वहां पर दूसरा क्वेश्चन था तो हमने उसका सही आंसर बताया था। मगर आप लोगों का एक ही कॉमेंट बार बार भर करके आ रहा था कि जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अरे भाई ये हमको भी पता है, मगर वहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। आप लोग जाकर के क्वेश्चन पहले देखिए, आप लोग पहले क्वेश्चन पर तो ध्यान देते हैं नहीं, सोचते हैं कि ऐसे ही हवाबाजी में पढ़ देंगे तो सब चीज सही हो जाएगा। करते रहिए फिर सही ऐसे ही। और देखिए भारत में जीएसटी कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ठीक है, भारत में जो जीएसटी है कनाडा के मॉडल पर आधारित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद
पर्यत अपना पद धारण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। देखिए किसी राज्य का राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद जो है धारण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया होता है, ठीक है। राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया होता है। और देखिए अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। कब? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा बेटा, अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकटी डैम पक्षी आरंभ बिहार के किस जिला में है, ठीक है। नकटी डैम पक्षी आरंभ बिहार के किस जिला में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई, ठीक है। बिहार के जमुई जिला में है। देखिए नकटी डैम पक्षी आरंभ जो है बिहार के जमुई जिला में है। और इस अभयारण्य की स्थापना जो है 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी बेटा? तो इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अब्दुल बारी हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी हुए थे। और कब हुए थे? तो 1937 से 1939 में हुए थे, ठीक है। 37 से 39, इसे याद रखिएगा आप लोग, इसके बीच में हुए थे। और देखिए श्री देव शरण सिंह जो है यहां पर दिया गया है, देखिए यहां पर दिया गया ऑप्शन में श्री देव शरण सिंह, ये जो है विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष हुए थे उस वक्त। और श्री रामदयालु सिंह, देखिए यहां पर रामदयालु सिंह भी दिया गया है, श्री रामदयालु सिंह जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए थे उस वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। देखिए क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा था, ठीक है। नोट करिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा था। और 9 नवंबर 1942 को, 9 नवंबर का बेटा, तो 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भाग गए थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भागने में सफल हुए थे उस वक्त। कब? 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रविस्टेन संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए मालदीव जो है बिशस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या कहा था? बिशस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, तो मालदीव जो है बिशस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए बिमस्टेक का सदस्य देश है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये सब जो है बिमस्टेक के सदस्य देश है। और जो है क्या बोले थे, मालदीव जो है बिमस्टेक के संगठन का सदस्य नहीं है। और देखिए बिमस्टेक का पूरा नाम क्या होता है? तो चलिए नोट करिए, आप लोग नोट करिए, ये लंबा है थोड़ा सा, आप लोग नोट करिए तो भी आप लोग को मालूम चलेगा। बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है? नोट करिए, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। नोट हो गया बेटा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान ऋण का अधिकतम राशि कितनी है? तो अनुमान ऋण का अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि जो है 50,000 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है यह 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था बेटा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है हमारा कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार? पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1954। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी और पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है हर साल गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है किया जाता है। और वर्ष 1955 में, कब बेटा? तो वर्ष 1955 में बच्चे, 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्म श्री में बदल दिया गया है। ठीक है, 1955 में बेटा पद्म पुरस्कार को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तीनों में बदल दिया गया है वर्ष 1955 में। और देखिए वर्ष 2022 में पद्म विभूषण जो है पुरस्कार टोटल कितने लोगों को? तो 107 लोगों को 2022 में दिया गया था। 2022 में टोटल 107 लोगों को दिया गया था, जो कि, और देखिए 2023 में कितने लोगों को दिया गया था? तो 2023 में टोटल 106 लोगों को दिया गया था, 106 लोगों को। और 2022 में टोटल 107 लोगों को दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो किसने इन कस्टडी उपन्यास को लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनीता देसाई ने इस इन कस्टडी उपन्यास को लिखी है और अनीता देसाई का पहला उपन्यास क्राई द पीकॉक था। ठीक है, अनीता देसाई का पहला उपन्यास कौन था बेटा? तो क्राई द पीकॉक था। और अनीता देसाई को वर्ष 2021 में टाटा लिटरेचर लाइव, ठीक है, कौन सा? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइमिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर से देखिए, नोट करिए इसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अनीता देसाई को वर्ष 2021 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार से संबंधित है। देखिए प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख जो है सितार वादक पद्यांश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सितार। और देखिए वर्ष 2018 में अरविंद पारिख को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण जो है वर्ष 2018 में अरविंद पारिख को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए गुप्त राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और आगे पढ़िए कि गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य की जो शासन है, गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की शासन जो है व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद के द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद के द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 117 में इसे संबोधित किया गया है, बताया गया है। और धन विधेयक को परिभाषा अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक को 110 में बेटा, और वित्त विधेयक को कितने में? तो 117 अनुच्छेद में पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर भारत की पुरुष की साक्षरता दर कितनी है मेल की? तो 82.14%। ठीक है, 82.14% हो जाएगा भारत के पुरुष का। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.46%। ठीक है, 64.46% महिला की और 82.14% पुरुष की थी। और देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल था 93.91%, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल 93.91%, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 61.8%।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कर रहा है हमारा कि कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया था। तो ठीक है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कृष्णराज सागर बांध को कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको पहले तो कावेरी नदी में बनाया गया है। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है और कृष्णराज सागर बांध जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर यह स्थित है, कृष्णराज सागर बांध कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और देखिए कृष्णराज सागर बांध जो है 1932 में कर्नाटक में मैसूर एवं मंसूर और मांड्या जिलों के लिए कावेरी नदी पर बनाया गया था। फिर से देखिए कि कृष्णराज सागर बांध 1932 में कर्नाटक एवं मैसूर और मांड्या जिलों के लिए कावेरी नदी पर बनाया गया था। और देखिए इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि इस बांध का जो है नामकरण मैसूर के तत्कालीन शासक कृष्णराज बांडेचार चतुर्थ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की एक ही बात है कि या के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है लाइफ ऑफ पाई नामक के उपन्यास के लेखक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यान मार्टिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक है यान मार्टिन और लाइफ ऑफ पाई जो है 2001 में प्रकाशित यान मार्टिन के द्वारा कनाडाई साहसिक उपन्यास है। ठीक है, कनाडा का ये उपन्यास है जो कि 2001 में प्रकाशित किया गया था। कब, 2001 में प्रकाशित किया गया था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना है और उनकी रक्षा करना है डैश। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि भारत की संप्रभुता, ठीक है, और एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना डैश है। तो क्या कौन सा अधिकार है उनकी रक्षा करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान का भाग नहीं है, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का भाग नहीं है और इन्हें सरदार स्वर्ण समिति ने 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा था। देखिए नोट करिए कि इन्हें सरदार स्वर्ण समिति, ठीक है, 1976 की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब, तो 42वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संवैधानिक से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य हमारे 11 संख्या है। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है और मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। किसमें, 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, तो किस समिति का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जो है हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, किसने गोली चलवाई थी और कब, तो सारा नोट करिए कि 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उन्हें एक उपाधि नाइटहुड की, वो उपाधि को उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कूना निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा थी, तो कूना जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कूना जो है क्रोएशिया देश की मुद्रा था। और देखिए क्रोएशिया जो है 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। ठीक है, यूरो मुद्रा जो अपनाया है वो है क्रोएशिया देश है जो कि 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है पूरे विश्व में। और संयुक्त अमर, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ना, संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है इसका मुद्रा क्या है, इस देश का मुद्रा हो जाएगा दिरहम। और केन्या का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो केन्या का मुद्रा हो जाएगा शिलिंग। ठीक है, सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय पर वास्तविक कारण किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो देखिए, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है। देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन, पहले आप लोग मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, उसके बाद आप लोग अच्छे से पढ़ पाइएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण जो है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कब की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई और 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए बेरिंग जलडमरू मध्य जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है और बेरिंग जलडमरू मध्य जो है बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और चुकची सागर में इसको जोड़ती है, ठीक है। फिर से एक बार नोट करिए इसे कि बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है और बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में स्थित है और बेरिंग जल संधि से होकर ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और चलिए यही था हमारा आज का, ये तीनों जो पॉइंट है देखिए फिर से आप लोगों के लिए एक बार बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मगर आप लोगों के लिए फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। थोड़ा सा देखिए एक ही जैसा सारा मिलता जुलता वर्ड है ना, तो थोड़ा सा इसमें समझना पड़ता है। देखिए फिर से नोट करिए, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुचकी सागर को जोड़ती है और बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस के बीच स्थित है और बेरिंग जल संधि से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्वीप समूह टिओरा डेल फुएगो, ठीक है, क्या कर रहा है हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। द्वीप समूह टिएरा, ठीक है, टिएरा डेल फुरेगो किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका जो है तो पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीकी देश घाना की राजधानी जो है अर्का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी अर्का है और अस्मारा इरिस्ट्रिया की राजधानी है। देखिए यहाँ पर अस्मारा जो दिया गया है यह इरिस्ट्रिया की राजधानी है और मपूतो जो है, मपूतो यहाँ पर देखिए दिया गया है, मपूतो जो है मोजाम्बिक की राजधानी है और जो डकार है डेकार सेनेगल की राजधानी है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ऐसे ही टोटल डिस्कशन के साथ क्लास कराया जाता है डेली बेटा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से स्थित है? तो ठीक है, मंगोलिया देश जो है किस निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर है और इसकी मुद्रा जो है तुगरिक है। इसकी मुद्रा क्या है मंगोलिया की? तो तुगरिक है। और मंगोलिया जो है भू यानी कि लैंड रॉक देश है। मंगोलिया जो है भू अवस्थित है यानी कि लैंड रॉक देश है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया और बिहार पंचायत राज संशोधन जो है अधिनियम 2021 में बनाया गया था। कब बनाया गया था बेटा? तो 2021 में बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 में बनाया गया था। और बिहार में नगर पालिका का चुनाव जो है 2 चरणों में दिसंबर 2022 में हुआ है, ठीक है। बिहार में नगर पालिका का चुनाव जो है 2 चरणों में दिसंबर 2022 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से लेकर के
1978 तक था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1974 से 1978 तक था। और इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना है। और 2022 के बाघ जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं बाघों की संख्या? तो 785 है 2022 के अनुसार। और एक चीज याद रखिए कि इंपॉर्टेंट नोट्स है, देखिए इसे नोट करिए बेटा, कि वर्तमान में यानी कि 2022 के गणना के अनुसार भारत में बाघों की जो संख्या है कितनी है? भारत में टोटल 3167 है, 3167 है, जो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 785 है, ये सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 का है हमारा, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश है करेगा? तो ठीक है, तो कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत करेगा। ठीक है, देखिए भारत करेगा। यहां से थोड़ा कलर को चेंज करिए, दिक्कत हो रहा है। देखिए, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत करेगा। और देखिए, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है भारत देश ही करेगा, इसे याद रखेगा। और क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर जो है क्रिकटोस्वर को चुना गया है। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्रिकटोस्वर को चुना गया है, ये भी टॉपिक जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिहारी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 ईस्वी में कवि बिहार लाल ने के नाम पर स्थापित किया गया है। किन के नाम पर? तो पहले तो नोट करिए कि 1991 में इसे ये थी, क्या बोलते हैं, देखिए फिर से पढ़िए, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 में, ठीक है, 1991 में ईस्वी में कवि बिहारी लाल के नाम पर स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ठीक है, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, झारखंड राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करेगा। और 11वां महिला हॉकी एशियन कप जो है 2023 का विजेता भारत देश ही है। ठीक है, 11वां महिला हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? तो हमारा भारत देश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य का साइराज, ठीक है, साहित्य का साइराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए, साहित्य का साइराज और रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई? तो 1977 में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान जो है वो है 126वां है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। और यह रिपोर्ट जो है यूएनएसडीएस द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में शीर्ष देश फिनलैंड है। इस रिपोर्ट में जो है शीर्ष देश जो है वो है फिनलैंड। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 161वां है। ठीक है, और 2022 में क्या था? तो 150वां पर था। फिर से देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक जो है 161वां है और 2022 में 150वां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद जो है यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। देखिए, एक जिला एक उत्पाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का जो शुरुआत जो है 2018 में लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इसे किसे? तो एक जिला एक उत्पाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुण धर्म है? तो कौन सा जो है उपधातु का गुण धर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अर्धचालक जो है उपधातुओं का गुणधर्म होता है, और देखिए कुछ ऐसे तत्व देख लीजिए जिसमें धातु और अधातु, कुछ ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण उपस्थित होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? देखिए फिर से आप लोग देखिए कि कुछ ऐसे तत्व जिसमें धातु और उपधातु दोनों गुण उपस्थित होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। और उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में कुछ नाम देख लीजिए, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये जो है उपधातु के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है हमारा कि किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय यानी कि एल जुड़ा है, ठीक है, अल जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक में के नाम में जो है प्रत्यय एल जुड़ा है, अल जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं, तो नीले रंग के होते हैं तो वो हो जाएगा Cu। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, तांबा को जो है उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, और आदिमानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है हमारा कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो नींबू के रस का लगभग पीएच मान 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 होता है। और देखिए मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है, तो मिश्रण का निर्माण जो है यह ठोस, द्रव एवं गैस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए कि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं, ठीक है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी उत्पाद में अनुपात में मिश्रित होते हैं। और मिश्र धातु भी जो है, मिश्र धातु भी सामग्री मिश्रण का उदाहरण है, मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा, तो क्या आयतन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 448 मिली होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, तो 448 मिली होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है भार भाई अणुभार, नोट करिए भार बाई अणुभार, और जो भी यहाँ पर संख्या दिया गया है 0.02 ग्राम इक्वल टू 448 मिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कथन पढ़िए, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, ये सही है, और निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन सही है, पदार्थ में रासायनिक गुणों के परिवर्तन, ये भी सही, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, ये तीनों होते हैं, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए रासायनिक परिवर्तन जो है अनुतक्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है अनुतक्रमणीय परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 कर रहा है हमारा कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आवर्त सारणी में किसी की स्थिति उसके मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है, और किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है, किसी तत्व के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उपस्थित रहता है। मगर यहाँ पर क्या पूछ रहा था, किसी तत्व की स्थिति में उसमें मौजूद जो है प्रोटॉन होगा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या निर्धारित होती है। देखिए 109 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है बेटा, तो फाइलेरिया रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं, फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, तो मेढक अगर टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण जो है वह किस दिशा में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 का रहा है कि छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का सदस्य है, तो छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसोसेसी कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छुई मुई का पौधा जो है यह मिसोसेसी कुल का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, तो वैज्ञानिक का नाम क्या था उनका, तो वो हो जाएगा, देखिए रॉबिन वारेन और बेरी मार्सन दोनों ने मिलकर के इसका नाम जो है वैज्ञानिक नाम का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और डी जो है, यह ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। देखिए पढ़िए कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता रॉबिन वारेन तथा बेरिन मार्सन ने लगाया था, दोनों ने लगाया था, रॉबिन वारेन और बेरी मार्सन ने लगाया था। और पेप्टिक वर्ण को
प्रेक्टिक वर्ण को प्रेक्टिक अल्सर भी कहा जाता है, प्रेक्टिक वर्ण को प्रेक्टिक अल्सर भी कहा जाता है। और इसमें इसमें इसके आखिर लक्षण क्या होते हैं इस रोग के, तो इसके लक्षण होते हैं पेट में दर्द और पेटों में बीमारी महसूस करना, पेट में सूजन, हमेशा डकार का आना, ये जो सब जो है इसके लक्षण है। और इससे मुख्यतः जो होता है पाचन तंत्र में गड़बड़ी का कारण हो जाता है इस रोग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी पारितंत्र में अपघटक, तो किसी पारितंत्र में अपघटक तो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, ठीक है। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी पारितंत्र में अपघटक जैव पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर अ नहीं होना चाहिए, कार्बनिक होना चाहिए, अकार्बनिक यहाँ पर दिया गया है ना, अ नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। किसी पारितंत्र में अपघटक जो है जैव पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए वे सूक्ष्मजीवी जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं उसे अपघटक कहलाता है, ठीक है, उसे अपघटक कहते हैं। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा तो मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यहाँ पर अकार्बनिक होगा या फिर कार्बनिक होगा। आप लोग जरा कमेंट में करके बताइए कि जैव पदार्थ को अकार्बनिक होगा या फिर कार्बनिक रूप में बदल देते हैं, ठीक है। ऐसे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और थोड़ा सा के लिए कंफ्यूजन है, अगर आप कंफ्यूजन जो भी है हम आप लोगों को टेलीग्राम पर सही इसका आंसर बता दे रहे हैं। चलिए आइए टेलीग्राम पर आप लोग आइए, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है कि केव रोग का दूसरा नाम है, तो केव रोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम जो है यह हो जाएगा, काफी लंबा चौड़ा नाम है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केव रोग का दूसरा नाम जो है रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस है। रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस जो है केव रोग का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए यह जो है मुर्गियों और हंसों में, बतख आदि में देखा जाता है। मुर्गी में और हंस में, बटेर में, ये सब जो है मुख्यतः रोग जो है दिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के द्वारा होते हैं। देखिए हिपेटाइटिस ई के विषाणु जो है जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए हिपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है और यह 6 प्रकार के होते हैं। हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ, ए से लेकर के एफ तक ये सभी हिपेटाइटिस के प्रकार हैं। और इस रोग का जो है महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, तो इस रोग का महत्वपूर्ण लक्षण होता है रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती है। और इस रोग के इलाज के लिए गामा ग्लूकोलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस रोग के इलाज के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यही था हमारा आज का दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट। तो ऐसे ही डेली डिस्कशन के साथ क्लास होते रहेगा बेटा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को बिहार बीएससीसी और बिहार दरोगा का ऐसे ही शुरू से लेकर के 0 लेवल से अच्छे स्तर तक तैयारी करना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।